तो आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जिन्हू लिगिया से पूछता है क्यों जो रूलर्स है वो इस दुनिया में बीस्ट को भेज रहे हैं। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं लिगिया जिन्हू को उस बात का रिप्लाई देता है जैसा मैंने कहा था कि वो लोग वार की तैयारी कर रहे हैं और वो इस दुनिया को बैटलफील्ड में बदलना चाहते हैं जिससे वो मोनार्क से फाइट कर सके। लेकिन जिन्हू ना लिगिया की बातों पर सही से भरोसा नहीं कर पा रहा होता है और उससे कहता है कि वो लोग इस दुनिया को बैटलफील्ड में बदलना चाहते हैं बीस्ट को सेंड करके, लेकिन ये चीज काम कैसे करती है। तो लिगिया बताता है यह सिंपल है, वे लोग तुम्हारी दुनिया में माना को इम्ब्यू कर रहे हैं। और यह सुनकर ना जिन्हू भी चौंक जाता है, लेकिन लिगिया अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि जब मैजिक बीस्ट गेट से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एज अ कर्स देखा जाता है और माना को एज अ ब्लेसिंग। और काफी सारे लोगों को इस बात पर बिलीव है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर माना कंटेंट होता है लाइक एसन स्टोन, माना क्रिस्टल, वो अभी समय के ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बन चुके हैं। और अब जिन्हू उससे बोलता है कि तुम जो वार कह रहे हो उसका एक्चुअली में मतलब क्या है। तो लिगिया इस बात का जवाब भी देता है अब जल्दी एक रीमैच होने वाला है बिटवीन मोनार्क्स एंड रूलर्स और उससे पहले तुम्हारी जो यह दुनिया है वो हेल में बदल जाएगी। तो जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर रूलर्स और मोनार्क्स को पता चल गया कि हम लोग आपस में मिल चुके हैं तो हमारे बीच इंटरफेयर करेंगे और ऐसा हो सकता है कि जो रूलर्स हैं उन्होंने अपनी चाल चलना शुरू भी कर दिया हो। और उसकी बातें सुनकर ना जिन्हू उसे बोलता है कि तुम कह रहे हो कि वो कमीने मेरे पीछे आएंगे, लेकिन ऐसा क्यों। तो लिगिया जवाब देता है कि क्या तुम अभी तक यह नहीं जानते हो कि तुम्हारे पास जो ये पावर है ना वो एक्चुअली में तुम्हारी पावर है ही नहीं, जिसने मोनार्च को बिट्रे किया है और इसलिए अभी तुम मोनार्च और रूलर दोनों का टारगेट हो। और मैंने अभी कसम खाई है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर उनसे फाइट करूंगा। और क्या तुम मेरी हेल्प करना नहीं चाहते हो। लेकिन उसकी बातें सुनकर जिन्हू अपना थोड़ा ऑरा रिलीज करता है और वो थोड़ा सा ना आइसबॉर्न की तरह लग रहा था और उसे कहता है अगर तू रियली में मेरा हेल्प करना चाहता है तो कैसा रहेगा कि तू मेरा एक शैडो सोल्जर बन जाए। और एसबॉर्न की एक छोटी सी झलक देख कर ना जो लिगिया होता है वो चौंक जाता है और फिर से वह संगजिन्हू को देखता है और अभी संगजिन्हू ना नॉर्मल हो जाता है उसके लिए। और लिगिया उसे बोलता है कि जो मोनार्क और रूलर्स हैं उन्होंने स्पिरिचुअल बॉडी को प्रोजेक्ट कर रखा है और स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अगर तुम उन्हें मार डालो और इसलिए तुम उन्हें अपने शैडो सोल्जर में टर्न आउट नहीं कर सकते। और यही कारण है कि मैं तुम्हारा एक शैडो सोल्जर नहीं बन सकता। तो मैंने तुम्हें एक पर्याप्त रीजन दे दिया है मेरी हेल्प करने के लिए। और अब जिन्हू उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और अपना डैगर निकालता है, लेकिन अभी भी उसे कुछ सही फील नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर वह उसकी हेल्प करता है। और जब वो उसकी दूसरी चेन को ब्रेक करने वाला होता है तभी उसे कहता है देन तुम्हारी बात का क्या मतलब, तुम ह्यूमैनिटी के साइड हो। लेकिन तभी जो लिगिया होता है ना वो कुछ बोल नहीं रहा होता है, वो चुपचाप होता है। और फिर जिन्हू बड़ी गुस्से वाली नजरों से उसे देखता है और बोलता है तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, कहीं ये सब प्लेज ऑफ ट्रस्ट के कारण तो नहीं। और इसी दौरान जिन्हू लिगिया के गर्दन पर एक एशियन स्टोन को देखता है और उसे बोलता है कि जो एशियन स्टोन तुम्हारे नेक पे लगा हुआ है तब तक यह तुम्हारे पास होगा जब तक तुम्हें रूलर्स की आवाज सुनाई देगी और वो लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम लोग ह्यूमंस को मार दो दूसरे बीस्ट की तरह। और तभी लिगिया को काफी गुस्सा आ जाता है और उसका एक हाथ जो फ्री हुआ था उससे वह जिन्हू पर हमला करता है, लेकिन जिन्हू उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर देता है और उसके सामने अपने डैगर से उसे स्टेप कर देता है और बोलता है मैं तुम्हें ऐसा खुला नहीं छोड़ सकता, तुम काफी रिस्की हो। और फिर जिन्हू उसके क्लोज में आके उसे कहता है तुम एक क्लाइमेट क्रॉस कर सकते हो, लेकिन लिगिया बोलता है नहीं यह काम मैं नहीं कर सकता, यह काम तुम करोगे। और जब साइड में जिन्हू शान से खड़ा होता है तो इसी मौके का फायदा लिगिया उठाने की कोशिश करता है और उस पर हमला करता है, लेकिन तभी जिन्हू ने काफी तेजी से अपने डैगर कर उसके मुंह पे घोप देता है जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और इस पॉइंट पे लिगिया काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो जिन्हू को बोलता है कि जो यह फाइट डंजन ऑफ चोस और ह्यूमैनिटी रेस के बीच चल रही है ना उससे तुम्हें अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तुम्हारी दुनिया है ना वो जल्दी बैटलफील्ड में ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और मैं प्रे करता हूँ कि जिन भी सभी लोगों को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना वो सभी लोग इस हेल फायर की आग में जलकर राख हो जाएंगे। और जिन्हू लिगिया की जान लेने से पहले कहता है तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और आखिर में जिन्हू उसकी गर्दन काट देता है और इसी के साथ फाइनली लिगिया को हरा देता है। और जब जिन्हू वहाँ से जा रहा होता है तो बस वह यही कहता है कि यह काफी बुरा है, मैं उसे अपनी शैडो सोल्जर में टर्न आउट नहीं कर पाया, लेकिन इसके बदले में मैंने ये ले लिया, ये जो तुम देख रहे हो ना यह चीज लिगिया से मिली है। एंड देन फिर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक घर को जहाँ पे दो लोग आए हुए थे किसी से मिलने के लिए। जिस बंदे से वो लोग मिलने आए होते हैं ना उसका नाम होता है क्रिस्टोफर रीड, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है। और जो लोग उससे मिलने आए होते हैं ना वो और कोई नहीं डिप्यूटी डायरेक्टर और मिस सेलनर होते
जाते हैं। एंड देन हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर क्रिस्टोफर रीड होता है। वो उन्हें सीधे बोल देता है कि अगर कोई गेट वगैरह का सीन है तो मैं अभी काफी बिजी हूँ और मैं वहाँ नहीं जाने वाला। और फिर मिस चैनलर बोलती हैं हम लोग यहाँ पर इस चीज के लिए नहीं आए हैं, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और फिर क्रिस्टोफर रीड बोलता है क्या कोई ऐसी चीज जो यस रैंक के गेट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस चैनलर उसे बोलती है यहाँ काफी ज्यादा चांस है तुम फ्यूचर में मारे जाओ। और यह सुनकर ना वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और सबसे पहले गुस्से में अपनी चाय की कप को रखता है और बोलता है मिस चैनलर जो भी आपने मेरे लिए किया मैं उसका आभारी हूँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि अभी यह कोई मजाक वगैरह का समय है। और फिर वह गुस्से में मिस चैनलर की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या कोई इतना केपेबल है कि वो मुझे मार सके, और क्या आप सीरियसली तो हो ना। और फिर मिस चैनलर उससे कहती है मेरे को तुम्हारे बारे में एक सपना आया था जहाँ पर तुम्हें कुछ लोगों ने एक साथ घेर लिया था। लेकिन यह बात सुनकर ना वह वहाँ पर काफी ज्यादा भड़क जाता है और यह डिक्लेयर कर देता है कि मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ। इसका मतलब यह है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता और अभी इसका घमंड इसे ही डुबाने वाला था। लेकिन फिर मिस चैनलर बोलती हैं बट मैंने अपने सपने में यह क्लियरली देख लिया है। फिर क्रिस्टोफर रीड बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ, तो मेरे को यह बताओ कि मैं किस बंदे से अपने लिए हेल्प मांगू। और क्रिस्टोफर रीड को ऐसा लग रहा होता है ना कि कोई भी इस दुनिया में वो इंसान नहीं है जो कि उसकी हेल्प कर सके। बट मिस चैनलर होती है ना वो उसे जवाब देती है हमें ऐसा लगता है कि एक इंसान है जो आपकी हेल्प कर सकता है और इस बंदे का नाम है संग जिनू, एक ऐसा हंटर जिसके अंदर कैलिबर है, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं संग जिनू को जो कि फाइनली गेट से बाहर निकलता है और इस चीज का शुक्रिया करता है कि उसने उस बीस्ट को पूरा फ्री नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता ना वो उस गेट से बाहर निकलता तो वो काफी ज्यादा मैसिव अटैक कर सकता था। और इस वक्त वो अपने मन में यह सोच रहा होता है कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कि जायंट को हराने की खबर है ना वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है और जिनू को इस कारनामे से जो सोशल मीडिया है ना वो फट चुका था और सभी जगह जिनू के बारे में बात चल रही थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जायंट को जो कि समुद्र के पास चला गया था, लेकिन जो लू जियांग है ना वो एक नेशनल लेवल हंटर था, उसने उन सभी को हरा दिया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मासूम मेटो को जिन्होंने खुद को अरेस्ट करवा लिया था और जो उसने कारनामे किए हैं ना उसकी कोई भी जिम्मेदारी वो सही से नहीं ले पाया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अमेरिका के सीन जहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली एस रैंक गेट को क्लियर कर दिया था। और फिर हम लोग देखते हैं दो बंदे को जिन्हें ऐसा लग रहा था कि जो संग जिनू है ना वो जापान के एस रैंक गेट को खुद ही क्लियर नहीं कर पाएगा। और तभी उनके पास आता है थॉमस और बोलता है ओह तो तुम यहाँ पे हो और क्या तुम्हें अपनी बेट याद तो है। लेकिन फिर वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि उन्हें अपनी बात पर कुछ याद ही नहीं। देन फिर थॉमस एक बंदे के क्लोज आता है और बोलता है ये टाई तुम पर काफी सूट कर रही है। और फिर वो बंदा बोलता है ना वो बोलता है मैंने कोई बेट नहीं लगाई। और फिर थॉमस बोलता है मेरे को तुमसे ये टाई चाहिए। और फिर वो बंदा बोलता है मैं तो नहीं देने वाला। लेकिन अगले पल हम लोग देखते हैं कि जो थॉमस होता है ना उसने उसकी टाई छीन ली होती है और उसे पहन के अपने असिस्टेंट को बोलता है ये टाई मेरे पे कैसी लग रही है। तो उसकी असिस्टेंट जवाब देती है ये काफी एक्सपेंसिव है लेकिन ये आपकी हवाई शर्ट पे अच्छी नहीं लग रही। एंड थॉमस भी लाइक ये तो मैंने सोची ही नहीं। फिर थॉमस उसकी टाई को फेंक देता है। फिर थॉमस की असिस्टेंट उसे एक काम की बात बताती है जो उनके यहाँ इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके अंदर जिनू का गिल्ड इनवाइटेड किया गया है। उन सभी गिल्ड के अंदर जो अहजिन गिल्ड है ना वो भी इंक्लूड है और अहजिन गिल्ड जो है ना वो संग जिनू का गिल्ड है। और यह पता चलने के बाद थॉमस काफी ज्यादा खुश होता है बिकॉज अभी उसे मौका मिलने वाला था संग जिनू से मिलने का। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं संग जिनू को उसने सारे बिस्ट के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया। और फिर हम लोग देखते हैं हानिकावा आती है जिनू के पास और उसे फोन देती है क्योंकि उसे किसी का कॉल आया होता है। और जैसे जिनू कॉल उठाता है ना वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर वो जिनू को बोलता है सर मेरे को माफ कीजिए लेकिन मेरे को वापस कोरिया जाना होगा। तो जिनू पूछता है कि क्या कहीं कुछ हुआ है। तो जिनू उसे बताता है सर मेरे को वैसे तो कुछ डिटेल में नहीं बताया गया लेकिन मेरे को यह बताया गया कि मैं जल्दी उसके घर जाऊँ, जल्द ही घर आ जाऊँ बिकॉज ऑफ फैमिली इमरजेंसी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर जिन्हू को पता चलता है उसके जो फादर है वो इटर्नल स्लम्बर में जा चुके हैं और वो एक अभी गहरी नींद में है, जो देखकर जिन्हू वहाँ पर चौंक जाता है और अपनी फादर के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके सामने जो असिस्टेंट होता है ना वो उसे रोक देता है। और हंटर जो अपने माना को कंट्रोल नहीं कर सकते बस उनके लिए एक खराब सिचुएशन ही क्रिएट करेंगे। और इसके बाद जिन्हू ना वहाँ पे काफी ज्यादा निराश हो चुका था, वो खुद को एक नाकारा बेटा ही समझ रहा होता है। साइड से जिन्हू का जो असिस्टेंट होता है ना वो उसे किताब देता है और जिन्हू उसे बोलता है यह क्या चीज है। तो वह जवाब देते हुए बोलता है यह एक ऐसी चीज है जिस पर चेयरमैन
चेयरमैन काम कर रहे थे अपनी कॉन्शियसनेस खोने से पहले। और जैसे ही जिन्हू उस किताब को खोल के देखता है ना, वो नोटिस करता है कि उसके फादर ना उसकी अचीवमेंट को संभाल के एक किताब में रखे हुए थे। तो देखकर जिन्हू वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर उसका असिस्टेंट उससे बताता है कि ऐसा नहीं है कि जो चेयरमैन है वो आपसे प्यार नहीं करते, उनकी आपको लेकर काफी हाई एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अब जैसे ही वो लोग घर जा रहे होते हैं ना, वैसे जिन्हू को कुछ फील होता है और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उधर कोई नहीं होता। लेकिन उधर एक्चुअली में कोई था जो कोई और नहीं अपना जिन्हू होता है। और वह उस जगह आ चुका था जिस जगह जिन्हू के फादर थे। एंड देन वो अपनी होली वाटर ऑफ लाइफ के बोतल को खोलता है। और अभी तुम लोग इधर समझ चुके होंगे कि जिन्हू आखिरकार यहाँ पर क्या करने आया था। और फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं जिन्हू के बड़ी बहन जो कि अपने डैड से मिलने आई होती है हॉस्पिटल में। और वो काफी दुखी दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे वो अपने फादर को देखती है उनकी आंखें खुल चुकी थी और अभी वह सही हो चुके थे। वह देखकर ना वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर चेंज होता है और हम लोग देखते हैं संग जिन्हू को जो कि हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ जा रहा होता है और कहता है यह काफी जल्द ही है, लेकिन हैप्पी बर्थडे जिन्हू। और अभी जिन्हू फिर से जापान जाने के लिए सोचता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी जो शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल है ना, वो 1 घंटे 54 मिनट बाकी है। और फिर वो सोचता है मेरे पास अभी इतना फ्री टाइम है तो मेरे को क्या करना चाहिए। और उसके पास कोई कॉल भी नहीं आया होता है जिससे वह बात कर सके। लेकिन तभी उसे याद आता है मिस चा का, जिसने कुछ ही समय पहले उसे प्रपोज किया था। और फिर जिन्हू बोलता है मे भी मेरे को डंजन में जाना चाहिए जिसने अभी तक उसे क्लेम नहीं किया हो। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं क्रिस्टोफर रेड के घर को, जहाँ पर बंदा आराम से सो रखा था। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं क्योंकि उसे कुछ सेंस हुआ था। और फिर वह कमरे से बाहर निकलता है और जब वह अपने आसपास देखता है तो अपने मन में सोचता है कि अभी काफी ज्यादा शांति है। फिर वह वहाँ पे एक वाइन की गिलास को पकड़कर वहाँ पे ड्रॉप करता है और उसे जमीन पर पटककर उसे तोड़ देता है। और अपने मन में सोचता है जो वाइन का गिलास है वो टूट चुका है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी सुना नहीं। और अभी उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ चल क्या रहा है। लेकिन फिर वो सीढ़ियों की तरफ देखता है और बोलता है उधर कौन है। और फिर क्रिस्टोफर रीड को डिप्टी डायरेक्टर की एक बात याद आती है जब उन्होंने चेयरमैन गो का नंबर दिया था। लेकिन अभी भी वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि क्या उन्होंने सच में मेरा फ्यूचर देख लिया है। और इसके बाद क्रिस्टोफर रीड के घर में एक मुनार्च समन होता है। इवन उसके पीछे भी 2 मुनार्च होते हैं। एंड देन एक मुनार्च अपने साथी को बोलता है अगर तुम ह्यूमंस को ऐसे जाने दोगे तो तुम कुछ भी गेन नहीं करोगे। और जो क्रिस्टोफर रीड होता है ना, उसे उस मुनार्च की बात समझ नहीं आती और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है अबे तुम लोग बोल क्या रहे हो। और फिर वो जवाब देता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं उससे बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे ऊपर है, जिसने मेरे को तुमसे कनेक्ट किया है। और फिर क्रिस्टोफर रीड अपने पावर्स को रिलीज करता है और उसे बोलता है क्या मैं तुम्हें कोई मजाक लग रहा हूँ। और इसके बाद क्रिस्टोफर रीड जो होता है ना, वो अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और जो उसने कपड़े पहने हुए थे ना वो भी जल जाते हैं। एंड देन वो बड़ी चोट में बोलता है आज जाते जाते मैं अपने हाथों से किसी न किसी एक को तो मार जाऊंगा। और फिर वो एक मुनार्च पर हमला कर देता है और इस हमले का इम्पैक्ट ना होता है ना, जो घर होता है ना वो तबाह हो जाता है। और ये तुम लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अगले पैनल में जिन्हू का स्टेज देखते हैं। और तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि अभी इस वक्त जिन्हू का जो लेवल है ना वो 122 हो चुका है। और इसके बाद जो जिन्हू होता है ना वो गाड़ी में बैठा हुआ होता है और उसे देखने के लिए ना जापान की लाखों ऑडियंस आई होती है। और फिर साइड से बेरू जिन्हू के पास आता है और बोलता है मेरे किंग जो आपके सब्जेक्ट है ना वो आपको रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे हैं एंड एटलीस्ट आपको उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाना चाहिए। और यहाँ पे ना बेरू जिन्हू को एक एथिक समझ रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं एरोप्लेन को जिसके अंदर बैठ के जिन्हू वहाँ से निकल जाता है और बोलता है फिर कितने % चांस होंगे प्लेन में एक फैमिली इंसान के बगल में बैठने के। और क्या तुम आर्ग्यू करने वाले हो मुझसे कि यह है कि कोई इंसिडेंस नहीं है। जो कि उसके बगल में बैठा होता है ना वो कोई और नहीं एडम वाइट होता है। और वो उससे कहता है मेरे को अच्छा लगा कि आपने यह सोचा, बट मैं जानता हूँ कि आप मेरी बातों में बिलीव नहीं करोगे। और इसके बाद वहाँ उनके बीच काम की बातें शुरू हो जाती हैं। और फिर जिन्हू उससे पूछता है कि क्या वहाँ पे फिर से एक एसरियन गेट अपीयर हुआ है। तो जो एडम वाइट होते हैं ना वो जवाब देते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद एडम वाइट जिन्हू को एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो के अंदर किसी जगह आग लगाई होती है और जो फायर फाइटर्स होते हैं ना वो सभी उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड देन जिन्हू पूछता है वैसे यह वीडियो क्या है। तो एडम वाइट बोलते हैं आप आखिर में देखो। और इसके बाद एडम उसे बताते हैं कि जिस इंसान ने उधर आग लगाई उसका नाम क्रिस्टोफर रीड है जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है और 1800 फाइटर्स और 14 मेक टाइप हंटर से उधर थे उस आग को बुझाने के लिए। और फिर जिन्हू बोलता है कि जो यह फ्लेम है वो काफी इंटेंस लग रही है, क्या उधर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुई है और क्या क्रिस्टोफर रेड। और तभी ना एडम वाइट अपना सर हिलाते हैं और हम लोग
लोग देखते हैं कि जो क्रिस्टोफर रेड है ना, उसका गेम ओवर हो चुका है और जो एडम वाइट है ना, वो फिर से अपनी जेब से फोटो भी निकालते हैं और दिखाते हैं जिनुओं को। उन्हें लगता है कि ब्यूरो ऑफ हंटर्स को लगता है कि जिस बंदे ने उसका हाल किया है वो यह है और यह कोई और नहीं जिनुओं के फादर ही हैं। जो सुनकर जिनुओं को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एडम वाइट को आसमान में उड़ाता है और उसका गला वहीं पे दबोच देता है। एंड देन फिर उससे कहता है कि क्या यह किसी तरह का मजाक चल रहा है, मैं तुम्हें यहाँ से अभी जिंदा जाने नहीं दे सकता। और एडम वाइट का जो साथी होता है ना, वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उन्हें कुछ करने से रोक देता है और जिनुओं को बोलता है जो इस इंसान की फोटो है ना, वो डंजन से निकली है और मेरे को ऐसा लगता है कि यह वो इंसान नहीं है शायद जिसके बारे में आप सोच रहे थे। और यह बात सुनकर जिनु वहाँ पे चौंक जाता है और बोलता है एक डंजन। एंड देन जो वो एडम वाइट होते हैं ना, वो उसे एक हादसे के बारे में बताते हैं जो उसने हांग डोंगसुक के साथ किया था। जो उसके फादर थे वो हांग डोंगसुक को खत्म कर दिए थे, उसके बारे में भी वो जिनु को बताते हैं। और फिर जिनु थोड़ा सा निराश हो जाता है और थोड़ा डिप्रेस हो जाता है और बोलता है क्या यह सब मेरे फादर ने किया है। और फिर जिनु एडम वाइट को छोड़ देता है और अभी जो एडम वाइट होता है ना, वो यही सोच रहा होता है कि भाई कैसे न कैसे जान तो छुटी। और अब वो जिनु को यह बात बताते हैं कि उन हंटर्स को नॉकआउट करने के बाद वो कहीं डिसअपीयर हो गए। उन्होंने उनकी काफी तलाश की लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन उन्हें जिनु के फादर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, ऐसे जैसे कि उसके फादर है ना, वो आसमान में गायब हो गए हों। और जब वो उसे यह बात बता रहे होते हैं तभी जिनु उनसे पूछता है तुम मेरे को यह बताओ कि तुम यह फोटो मेरे को क्यों दिखा रहे हो। तो एडम बताता है कि जो अपकमिंग इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसके अंदर सभी मेजर्स गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वहाँ पे जिनु के फादर को उन्हें एक रेड नोटिस दिया जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि अब वो पूरी दुनिया के लोग है ना, वो जिनु के फादर के पीछे पड़ जाएंगे। और इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम लोगों को यह एपिसोड कैसी लगी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, तो इसलिए तुम वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।